मैं गुंडों की कमर से लटकती कारतूसों की पेटियां देख चुका था। सिधा के जज्बात बेकाबू हो रहे थे। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे रोके रखा। दूसरी तरफ से 2-4 फायर हुए। कारतूसों के छुरे हमारे ऊपर नारियल के दरख्तों की शाखों को चीरते तड़तड़ाते निकल गए। मैंने फायर रोक दिया था। कुछ सातों के बाद गुंडों की तरफ से भी गोलियां चलना बंद हो गईं। मेरा ख्याल था कि पटेल के डेरे की जानिब से गोलियों की आवाज सुनकर शायद बदमाशों की कुमत आ जाएगी, मगर वैसा न हुआ। महसूस हुआ कि पटेल के पास गुंडों की उतनी ही नफरी थी, या फिर अगर पीछे 2-4 गुंडे थे तो उन्हें पटेल ने अपनी हिफाजत के लिए रखा हुआ था। चारों तरफ गहरी खामोशी छाई थी। ये खामोशी फायरिंग के धमाकों से ज्यादा आसाब शिकन थी। सिदा से सबर नहीं हो रहा था। वो बार बार राइफल को आगे करती। मैंने हाथ जोड़कर उससे इल्तिजा की कि वो गोली न चलाए। उसने राइफल एक तरफ रख दी और अपनी गर्दन से अपने सांप बेटे को उतार कर उसका मुंह अपने होंठों के पास ले गई और उसे कहा, नाग, जा अपनी माँ के दुश्मनों को डस करा। मैंने जल्दी से कहा, सिधा, उनके पास बंदूकें हैं, वो तेरे सांप को मार डालेंगे। मगर इस दौरान सिधा का सांप उसके हाथ से निकलकर फुंकारता हुआ बिजली किसी तेजी के साथ टीले की नशेबी झाड़ियों में गुम हो चुका था। सिधा गर्दन उठाकर बोली, मेरा बेटा मेरी तरह जहीला भी है और चालाक भी। वो अपना बचाव करना जानता है। सांप को झाड़ियों में दाखिल हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि हमारे पीछे आहट सी हुई। मैंने पलट कर देखा तो बूढ़ा मछेरा झोंपड़ी से निकल आया था और चीख चीख कर बाजू हिलाते हुए बोल रहा था, गोली मारो, मेरे बच्चे मर गए, मुझे भी गोली मारो। वो धाड़े मार मार कर रोने लगा। सिधा चिल्लाई, देवा दादा, कुटिया में जाओ। धाई की आवाज गूंजी और बूढ़े मछेरे का सीना खून से रंगीन हो गया। वो गुंडों की रेंज में था। बूढ़ा मछेरा आगे को गिर पड़ा। मैंने धड़ाधड़ 2 फायर किए, मगर गुंडे कटे हुए तनों की ओट में थे। सिधा ने लपक कर बुढ़े को उठाया। बुढ़े के सीने से रहा सहा खून उबल रहा था। उसकी गर्दन ढलक चुकी थी। सिधा ने उसे वहीं डाल दिया। बुढ़ा मर चुका था। वो गजबनाक होकर मेरे पास आई और आते ही उसने अंधाधुंध 2 गोलियां चला दी। मैंने राइफल सिधा के हाथ से छीन ली। बावली हो गई हो, क्यों गोलियां जाया करती हो? इस बुढ़े ने खुद अपनी मौत को आवाज दी है। सिधा बेदम सी होकर बैठ गई। मैं उसकी राइफल के चैम्बर को लोड करने लगा। उसने गजबनाक होकर कहा, रघु, तुम भी मेरे दुश्मन हो, तुम मुझे खूनियों को मारने क्यों नहीं देते? मैंने कोई जवाब न दिया। उसकी भरी हुई राइफल अपने करीब रख ली और मोर्चे के पत्थरों में से दुश्मन के मोर्चे की तरफ देखा। वो अभी तक वहीं दुबके बैठे थे। सिधा ने एक तरफ जोर से थूक दिया और बोली, कोई बात नहीं रघु, नहीं तो न सही, मेरा बेटा नाग मेरा बदला लेगा। मेरी निगाहें उन कटे हुए दरख्तों के गिरे पड़े तनों पर लगी थीं, जिनके पीछे बाकी गुंडों ने मोर्चा बनाया हुआ था। इतने में उधर अचानक गैर मामूली सी हरकत हुई। एक आदमी उछल कर पड़े गिरा। साथ ही चीख बुलंद हुई, सांप सांप। दाएं एक फायर हुआ। सिधा चिल्लाई, मेरा बेटा नहीं मर सकता, वो बचकर मेरे पास आ जाएगा। उसने एक दुश्मन को डस लिया है। और सिधा दीवानों की तरह तय कहे लगाकर हंसने लगी। मैंने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। खामोश रहो, क्यों शोर मचा रही हो? सिधा का सांस फूला हुआ था। वो चुप होकर मुझे जलती हुई केसरी आंखों से तकने लगी। मैंने उसके शाने पर हाथ रखकर कहा, जो मैं कहता हूँ उसे गौर से सुनो। मैं दुश्मनों के पीछे जा रहा हूँ। तुम मेरे जाने के बाद थोड़े थोड़े वक्फे से 2 फायर करना, ताकि गुंडों को यही ख्याल रहे कि टीले का मोर्चा खाली नहीं है। सिधा के चेहरे पर अचानक एक नरमी सी आ गई। उसने मेरा हाथ अपने खुरदरे हाथों में लेकर कहा, रघु, तुम न जाओ, मेरा सांप, मेरा बेटा उन्हें खत्म कर देगा। एक फुनकार के साथ उसका काला सांप नशीबी झाड़ियों से निकलकर उसके पास तेजी से रेंगता हुआ गया। सिधा ने सांप को देखते ही कहा, तुम मेरे पूत हो, धन हो। मैंने राइफल सिधा के हाथ में देकर एक बार फिर समझाया कि मेरे जाने के 5 मिनट के बाद वो एक फायर कर दे। उसके 5 मिनट बाद दूसरा फायर झोंके। ये कहता मैं आहिस्ता आहिस्ता रेंगता हुआ टीले की दरिया वाली साइड की तरफ फिसल गया। अब मैं सर से पांव तक कमांडो बन गया था और एक पाकिस्तानी कमांडो के आगे इन बुज़दिल खूनी गुंडों की कोई हैसियत नहीं थी। टीले से उतरते ही मैंने दरिया के किनारे किनारे शुमाल मशरिक की तरफ रेंगना शुरू कर दिया। मैं कोहनियों के बल रेंग रहा था। भरी हुई राइफल और गोलियों का पांव मेरी पुश्त पर था। बड़ी मेहनत और दुश्वारी से रेंगते रेंगते मैंने मिस्फ दायरे का एक चक्कर लगाया और जंगल वाले दरख्तों की कतारों की तरफ बढ़ा। ठीक उस वक्त टीले के मोर्चे पर से सिधा ने फायर कर दिया। कटे हुए 2 दरख्तों के पीछे से गुंडों ने भी जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग से मुझे दुश्मनों की सही पोजीशन मालूम हो गई। सिधा तो एक फायर करके खामोश हो गई, मगर नीचे से बंदूकों के धमाके जारी रहे। मैं इस शोर में ज्यादा तेजी से आगे बढ़कर मिट्टी के एक ढेर के अकब में आ गया, जहां से मुझे कटे हुए दरख्तों के पीछे छुपे हुए गुंडे नजर आने लगे। ये कुल 4 थे और चारों ने बंदूकें संभाल रखी थी। मैं उन्हें निशाने पर ले रहा था कि सिधा ने दूसरा फायर भी कर दिया। गुंडे बड़ी मुस्तैदी से फायरिंग का जवाब दे रहे थे। बीच बीच में वो एक दूसरे को आवाज भी देते। उनके करीब ही उस आदमी की लाश पड़ी थी जिसे सिधा के सांप ने डसा था। अब इंतजार करने या दुश्मन को मजीद वक्त देने का मौका नहीं था। टारगेट बड़ा क्लियर था, अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिल रहा था।
मैंने राइफल की नाली मिट्टी के ढेर के ऊपर रखी, एक गुंडे को अपनी जद में लिया, शिस्त बांधी और फायर कर दिया। गोली उसके जिस्म के बरख उड़ाती दरख्त के तने में घुस गई। उसके बाद कमांडो जैसी फुर्ती से दूसरा और फिर तीसरा फायर कर दिया। एक लम्हे के बाद दूसरा और फिर तीसरा गुंडा भी वहीं ढेर हो गया। चौथा बंदूक वहीं फेंक कर भागा। ये उसकी बदनसीबी थी कि वो उठकर भागने लगा था। अगर वो छलांग लगाकर दरख्तों के तने की दूसरी जानिब हो जाता तो मैं उसे हलाक नहीं कर सकता था। लेकिन जब वक्त आन पहुंचता है तो जालिम की अकल मारी जाती है। ये उस कातिल गिरोह का आदमी था जिसने मासूम और बेगुनाह गरीब मछेरों के बच्चों को भी अपनी गोलियों का निशाना बनाए बगैर न छोड़ा था। मुश्किल से 2-4 कदम दौड़ा होगा कि मेरी राइफल से निकी हुई चौथी गोली उसकी पीठ में घुसकर उसके पेट को पुर्जे पुर्जे करती हुई आगे से निकल गई। वो चीख कर आवाज के साथ मुंह के बल गिरा और फिर न उठा। मैं कुछ देर वहीं लेटा रहा। जब चारों तरफ सन्नाटा छा गया तो दौड़कर लाशों के पास गया। उनकी चारों बंदूकें और कारतूसों की पेटियां उठाई और दौड़ता हुआ टीले के अकब में आ गया। सिद्धा मुझे देखते ही मेरी तरफ दौड़ी। उसकी गर्दन से लिपटा हुआ सांप भी शायद खुशी से फुनकार रहा था। मैं बड़ी मुश्किल से सिद्धा को लेकर नारियल के दरख्तों वाले मोर्चे के पीछे जाकर छुप गया। मैंने बंदूकें और कारतूसों की पेटियां वहीं एक तरफ रख दी और सिद्धा से कहा कि मेरा ख्याल है गुंडों के साथी बाकी नहीं रहे, नहीं तो वो जरूर आते। सिद्धा माल गनीमत की बंदूकों को उठाकर देखने लगी। मैंने उसे कहा कि इस लाश को झोंपड़ी में ले जाकर डाल दो। सिद्धा ने दरिया के शुमाली साहिल के नारियलों को देखकर कहा, इन गुंडों का सरगना वो पटेल अभी जिंदा होगा। दादा ने कहा था कि वो अपने डेरे पर होता है, चलो पहले जाकर उसका काम तमाम कर दें। मुझे खुद पटेल और उसके मुहाफिज गुंडों की तरफ से तशवीश लगी हुई थी। इतनी फायरिंग हुई थी और पटेल की तरफ से कोई अपने साथियों की खबर लेने न आया था। या तो वहां कोई शख्स मौजूद नहीं था, या वहां बचे हुए गुंडे मोर्चे बनाकर अपनी और अपनी सरगना पटेल की हिफाजत कर रहे थे। ये भी हो सकता था कि वो फरार हो गए हों। अगर वो फरार हो गए तो हो सकता है वो पुलिस की नफरी लेकर वहां पहुंच जाएं। मैंने सिद्धा से पूछा, यहाँ से दरिया के किनारे किनारे चलते जाएं तो अगला बड़ा शहर या कस्बा कितना दूर होगा? सिद्धा ने बताया कि एक बड़ा कस्बा वहां दरिया किनारे एक दिन की मुसाफत पर है। पुलिस का आना हमारी मौत थी और अभी यहाँ ऐसी कोई कश्ती भी नहीं थी जो दुरुस्त हालत में हो और जिस पर बैठकर हम दरिया और फिर समंदर में सफर कर सकें। मुझे ये भी याद आया कि मरने वाले बुढ़े मछेरे ने कहा था कि पटेल खुद अपने गुंडों को साथ लेकर उनकी झोंपड़ियों को आग लगाने आया था। इससे साबित होता था कि पटेल अपने डेरे पर मौजूद होगा। अब मुझे ये फिक्र लगी कि कहीं वो फरार ना हो जाए। मैं उसके फरार से पहले वहां पहुंचकर उसे भी कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहता था। मैंने राइफल का चैम्बर भरा, दूसरी भरी हुई राइफल सिद्धा को दी और उठते हुए कहा, मेरे साथ आओ, हम पटेल के डेरे पर चलेंगे। मैं दौड़ता हुआ टीले से उतरने लगा। सिद्धा भी मेरे पीछे पीछे चल पड़ी। हमवार जमीन पर अगर हम झोंपड़ियों के बिखरे हुए सामान में से गुजरते दरिया से हटकर जंगल की समत भागने लगे। हमने तेजी से भागकर ये खुला मैदान अबूर किया और घने दरख्तों के नीचे आ गए। जहां हमने सांस दुरुस्त किया। मैंने गोलियों का पाउच खोलकर देखा, उसमें अभी 15-20 गोलियां मौजूद थी। सिद्धा का सांप अब उसकी कलाई से लिपटा हुआ था और कमबख्त खुशी से झूम रहा था। सिद्धा ने मुझे अंदाजन वो जगह दूर से इशारा करके बताई जहां पटेल का डेरा हो सकता था। हम दरख्तों के पीछे से होते हुए तेज तेज कदमों से उस डेरे की तरफ चल पड़े। जंगल के दरख्तों की घनी छांव थी। बाहर दरिया के किनारे धूप चमक रही थी। यहाँ दरख्त इतने करीब नहीं थे, मगर इन दरख्तों के तने इतने बड़े बड़े थे कि बड़े बड़े सुतूनों का एक ईवान सा बन गया था। इनमें से मुझे दूर दरिया के किनारे एक छोटी सी मोटर कश्ती नजर आई। यहाँ आदमियों की आवाजें भी आ रही थी। सिद्धा की आंखें इंतकाम की आग में एक बार फिर अंगारे छोड़ने लगी थी। रघु पटेल के आदमी यहाँ मौजूद हैं। मैंने 2 आदमियों को कांधों पर बख्श उठाए दरख्तों में से निकलकर कश्ती की तरफ दौड़कर जाते देखा। ये लोग यहाँ से भाग रहे थे। मैंने सिद्धा से कहा, तुम जहाँ दरख्त को पीछे छुपकर मेरे जाने के थोड़ी देर बाद फायर करना। उसके जवाब का इंतजार किए बगैर मैं झाड़ियों और गिरे पड़े दरख्तों को फलांग कर जंगल का छोटा सा चक्कर काट कर दूसरी तरफ आ गया। यहाँ से मुझे मोटर कश्ती साफ नजर आ रही थी। उस पर एक बक्स लादा जा चुका था और 3 आदमी दूसरा बक्स लाद रहे थे। मैं इस कश्ती पर कब्जा करना चाहता था। मैंने झुककर कश्ती की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। इतने में सिद्धा के फायर से जंगल गूंज उठा। कश्ती में बक्स लादने वाले आदमी बक्स वहीं छोड़कर दरख्तों की तरफ भागे। मैंने 3-4 छलांगे लगाई और मोटर कश्ती में कूदकर पोजीशन संभाल ली और पैदर पे भागते हुए आदमियों पर फायरिंग शुरू कर दी। 2 आदमी वहीं ढेर हो गए। एक भागकर दरख्तों में बनी हुई एक झोंपड़ी में घुस गया। उस झोंपड़ी के बाहर धुआं सा उठ रहा था। झोंपड़ी की दूसरी जानिब भी बंदूक का फायर होने लगा। इसका मतलब था कि झोंपड़ी में पटेल और उसके गुंडे मौजूद थे। मैंने गर्दन घुमाकर मोटर कश्ती का जायजा लिया। ये एक मीडियम साइज की मोटर लॉन्च थी। स्टीयरिंग शीशे की स्क्रीन के पीछे था। मैंने तेजी से जीना उतर कर नीचे देखा। कश्ती खाली पड़ी थी। मैं ऊपर आ गया।
कश्ती का रस्सा या लंगर जमीन में गड़ी हुई मेख के साथ बंधा था। सिधा के राइफल के 2-3 मजीद फायर मैंने सुने। वैसे वो खतरे में भी थी। झोंपड़ी में से निकलकर ये गुंडे उसे घेरे में ले सकते थे। मैंने कश्ती में से साहिल पर छलांग लगाई और झोंपड़ी की दीवार से कुछ फासले पर दरख्तों के पीछे आ गया। फिर रेंगता हुआ झोंपड़ी के सामने वाले दरवाजे की तरफ घूमा। गुंडे उधर ही से फायरिंग कर रहे थे। मैंने दरख्त के पीछे से जरा सा सर बाहर निकाल कर देखा कि झोंपड़ी के अकब में 4 आदमी एक मोर्चा बनाए बैठे थे। बंदूकों की नालियां उन्होंने लकड़ी के बड़े बड़े बक्सों के सुराखों में से बाहर निकाली हुई थी और करीब ही कारतूसों की 6-7 बेल्टें पड़ी थी। झोंपड़ी का दरवाजा थोड़ा सा खुला। उसके अंदर से अचानक भारी भरकम मगर घबराई हुई आवाज आई, अबे नमक हराम हो, तुम में से 2 आदमी मुझे लेकर मोटर बोट पर पहुंचाओ। 4 में से एक आदमी उठा और बंदूक कांधे पर रखकर बोला, पटेल बाबू उधर से फायर आ रहा है, चलो मैं तुम्हें छोड़ाता। यह आदमी बराह रास्त मेरी राइफल की जद में आ चुका था। मैंने ट्रिगर दबा दिया। तराख की आवाज के साथ यह आदमी अपनी जगह से 3 फुट ऊपर उछलकर धड़ाम से टेढ़ा मेढ़ा होकर नीचे गिर पड़ा। उसके साथ ही मैंने फायरिंग शुरू कर दी और बाकी के 3 आदमियों को भी वहीं ढेर कर दिया। मेरे ख्याल में अब मैदान साफ होना चाहिए था। झोंपड़ी में पटेल को जैसे सांप सूंघ गया था। वो खौफ के मारे बाहर नहीं निकल रहा था। मैं उछलकर दरख्तों में से बाहर आया और झोंपड़ी की तरफ रेंगने लगा। किसी जानिब से कोई आवाज नहीं आ रही थी। दरख्तों के सारे परिंदे डर कर उड़ गए थे। झोंपड़ी का दरवाजा उसी तरह नीमवा था। मैंने राइफल का रुख दरवाजे की तरफ करके बुलंद आवाज में हिंदी में कहा, अंदर जो कोई भी है हाथ उठाकर बाहर आ जाए, मैं कुछ नहीं कहूंगा, जल्दी करो नहीं तो मैं फायर कर दूंगा। झोंपड़ी में से पटेल की वही भारी भरकम आवाज आई। इस बार आवाज शिद्दत से कांप रही थी। मुझे जान से नहीं मारोगे ना, मैं तुम्हें 1 लाख रुपया दे दूंगा। ये पटेल के सिवा और कोई नहीं हो सकता था। सिधा मुझसे ज्यादा दूर नहीं थी। उसने मेरी आवाज सुन ली थी। महाज भी खामोश था। वो जंगली घास में से तेजी से गुजरती मेरे पीछे आकर जमीन पर औंधी लेट गई। मुझे ये स्याह फाम लड़की भी अब कमांडो लगने लगी थी। मैंने अपनी आंखें दोबारा झोंपड़ी के अध खुले दरवाजे पर गाड़ दी। अब सिधा की राइफल का रुख भी दरवाजे की तरफ था। मैंने बुलंद आवाज में कहा, पटेल बाहर निकल आओ, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। चंद सेकंड बाद दरवाजा चिरचिराने की आवाज आई। फिर एक फूली हुई तोंद वाला ठिगना सा जर्द रो गंजा आदमी दोनों हाथ सर पर रखे थरथराता हुआ नमूदार हुआ। उसमें सिल्क का इंतहाई बेशकीमत धोती कुर्ता पहन रखा था। पाँव में गुजराती चप्पल थी। मौत के खौफ से वाकई उस पर लर्जा तारी था। मैंने जमीन पर लेटे लेटे उससे पूछा कि उसके बाकी साथी कहाँ हैं। उसने कपकपाती आवाज में कहा, सब मारे गए ठाकुर, सब मारे गए। सारा किया धरा उन्हीं का था। मैंने कुछ नहीं किया। मेरी सोने की अंगूठी ले लो, मेरे साथ चलो, तुम्हें 1 लाख रुपया जहां कहोगे पहुंचा दूंगा। बक्स में 50,000 रुपए हैं, वो भी तुम ले जाओ। मैंने अपनी जगह से उठते ही एक जकन भरी लात मार कर झोंपड़ी का दरवाजा धड़ाक से खोल दिया और राइफल तान कर चिल्लाया, कोई है तो वहीं खड़ा रहे। मैं झोंपड़ी में घुस गया। झोंपड़ी खाली पड़ी थी। एक जानिब चारपाई पर शानदार बिस्तर लगा था। मैं बाहर निकल आया। पटेल को सिधा ने अपनी राइफल की जद में ले रखा था। पटेल उसी तरह अपने हाथ सर पर रखे खड़ा था। मैंने सिधा को इशारे से बुलाया। हम दोनों की शक्लें देखकर पटेल की रही सही हिम्मत भी जवाब दी गई। सिधा के स्याह फाम चेहरे, केसरी आंखें और कलाई से लिपटे सांप को देखकर उसके पसीने छूट गए। मेरी अपनी शक्ल भी किसी खून पी जाने वाले दरिंदा सिफत डाकू से कम न थी। मैंने पटेल का एक हाथ नीचे गिरा दिया। हाथ नीचे कर लो पटेल, तुम सिधा के शिकार हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। पटेल ने सिधा के आगे हाथ जोड़ दिए। नाग देवी मुझे माफ कर दो, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। सिधा ने राइफल कांधे से लटका रखी थी। उसने अपनी कलाई से लिपटे सांप के सर पर हाथ फेरते हुए फुनकार नुमा आवाज में कहा, मछेरों की झोंपड़ियों को किसने आग लगाई थी? मेरे माता पिता, मेरे भाई बहनों और बच्चों पर किसने गोलियां चलाई थी? पटेल ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, देवी मैया, ये सब कुछ उन गुंडों ने किया था, मैंने तो उन्हें मना किया था। सिधा ने गजबनाक होकर कलाई वाला सांप पटेल के चेहरे पर रख दिया। निर्दयी, इन गुंडों को यहाँ लाया कौन था? सिधा ने सांप को मजीद करीब कर दिया। पटेल की आंखें दहशत के मारे उबल पड़ी और फिर वो बेहोश होकर चकराया और धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। मैंने सिधा से कहा, इसका काम तमाम करो और वापस अपने टीले पर चलो। सिधा ने बेहोश पटेल के गंजे सर पर हाथ फेर कर कहा, मैं तो इससे प्यार करूंगी रघु, अब मैं इस गंजे पटेल से प्यार करूंगी। ये लो, तुम मेरे बेटे को पकड़ो। उसने कलाई वाला सांप उतार कर मेरी तरफ फेंका। सांप हवा में उछलकर मेरे बाजू के साथ आकर चिमट गया। मुझे पसीना तो जरूर आ गया, मगर सांप ने मुझे कुछ न कहा। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ये वहशी तमिल लड़की पटेल के साथ किस किस्म का प्यार करना चाहती है। मेरे देखते देखते सिधा ने अपना मुंह पटेल के गाल पर रख दिया और फिर गहरे गहरे सांस लेने लगी। मैं अपनी जगह पर साकित खड़ा उसे देख रहा था। जब वो पीछे हटी तो पटेल के गाल से स्याह रंग का खून बह रहा था। सिधा उस नागन वैशी लड़की ने पटेल के गाल को काट कर अपने दांतों का जहर उसके खून में शामिल कर दिया था। सिधा ने पटेल के पेट में लात मारकर कहा, इस राक्षस को इसी तरह मारना चाहती थी। लात मारने से पटेल को होश आ गया।
उसने गर्दन उठाकर अपने जिस्म को देखा कि गोली तो नहीं लगी। उसके गाल से खून के स्याह कतरे उसके बेदाग कमीज पर गिरे तो उसने अपने गाल को हाथ लगाकर देखा। ये जहर है राक्षस, ये मेरे इंतकाम का जहर है। पटेल का मोटा भद्दा जिस्म आहिस्ता आहिस्ता लरजने लगा, अपनी गर्दन को मसलने लगा। उसके हल्क से हल्की सी चीख निकली जो एक खरखराहट में तब्दील हो गई। उसके हाथ जमीन पर गिर पड़े, नाक से स्याह खून जारी हो गया, जिस्म की लर्जिश रुक गई और गर्दन एक तरफ को ढलक गई। अब उसके कान से भी स्याह खून बह रहा था। सिद्धा ने एक वेश्याना तहकहा लगाया, राइफल उठाकर पटेल के पेट को निशाना बनाया और धाएं से फायर कर दिया। पटेल का जिस्म जरा सा उछला और तोंद हल्के से धमाके से फट गई। अंतड़ियां बाहर को उबल आईं। मैंने सिद्धा का बाजू थामा और उसे घसीटता हुआ दूसरी तरफ ले गया। सिद्धा पर वहशत सवार थी। शायद वो पटेल की लाश को कच्चा जमाना चाहती थी। वो मेरे बाजुओं से निकल जाती। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे संभाला और झोंपड़ी के दूसरी तरफ ले जाकर एक मटके से पानी पिलाया। वो जमीन पर बैठ गई, फिर अपने माता पिता को याद करके देर तक रोती रही।